A wonderful good evening to all of you. This is Kaustubh Umar and I am welcoming you again in the 10-minute talk series by me. This is the talk number 4 and the today's topic is fluctuating monsoon, wandering impact on civilization, यानी कि मानसून में अस्थिरता और सभ्यता पर आश्चर्यजनक प्रभाव। 100 साल पहले की बात करते हैं और उसकी तुलना वर्तमान समय में पृथ्वी के औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर से करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि पिछले 100 साल में एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा करता है। क्योंकि ये दर कम है, 100 साल में है, इसलिए इसका असर महसूस हम लोग धीमे धीमे कर पाते हैं। बहुत बड़े बैड इम्पैक्ट इसके देखने के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम शायद क्लाइमेट चेंज जैसे विषय को कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। शायद इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद अगर कोई कॉमेडी की वीडियो होगी तो जरूर देखेंगे। सोचने की ज़रूरत है। ये कोरोना पेंडेमिक का जो लॉकडाउन है, ये आपको इन विषयों पर सोचने के लिए भी इशारा करता है कि क्लाइमेट चेंज, वाटर, अर्थ, रिसोर्सेज, इन सब के बारे में भी आप विचार कीजिए और आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचिए। आपको एक अनुभव जो आप सभी कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक उस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन शायद मेरी इस बात को कहने के बाद सोचेंगे। पिछले वर्ष 1 से 10 मई के बीच का टेम्परेचर लीजिए, इस वर्ष 1 से 10 मई के बीच का टेम्परेचर लीजिए और दोनों टेम्परेचर का एवरेज निकाल के कंपेयर करिए। आपको डिफरेंस मिलेगा, देखने को ये अनुभव हो जाएगा। पिछले वर्ष 1 से 10 मई के बीच में टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, इस वर्ष कम मिल रहा है। हम महसूस कर रहे हैं मौसम में जो फ्लक्चुएशन है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है इस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण। ग्रीनलैंड की आइस पिघल रही है, अंटार्कटिका, आर्कटिक और हिमालयन की आइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। गौमुख जहाँ से गंगा निकलती है उसका ग्लेशियर भी पहले की तुलना में काफ़ी छोटा हो गया है और वो मुहाना जहाँ से गंगा बाहर आती है वो बहुत तेजी से कम हुआ है। बेमौसम बरसात को समझिए। गेहूं और जो चावल की फसलें हैं जहाँ पर खड़ी थी, बारिश हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसा अगर आप 50 साल पहले का इतिहास निकालेंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये इतना जल्दी नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। आप महसूस करिए, बिना मौसम कहीं बर्फबारी हो जाती है। ये सारी चीजें बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रखी आग आप ही नहीं भूलेंगे, उसने भी क्लाइमेट पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। ग्रीन हाउसेस का गैसेस का बढ़ना, कहीं ना कहीं एक तरीके से टेम्परेचर को उसको ट्रैप करना और फिर टेम्परेचर को रेज करना, और रेज करने के दौरान रेट का महत्व सबसे ज़्यादा है। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए लगभग हम लोग 100 सालों का कंपैरिजन करते हैं और अगला आधा डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो रिसर्च बताती है केवल 10 साल लगेंगे। यानी कि 2030 तक अगर इसी तरीके से इंडस्ट्रीज चलती रहीं, इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स चलते रहें, इसी तरीके से कोल बर्न होता रहा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसी तरीके से जंगल जलते रहें, तो आप विश्वास मानिए मात्र 10 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएंगे। हालात इससे हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे आगे की बात बताता हूँ। अगर हर 10 साल में अगर आधा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप विश्वास मानिए कि 2040 में, कि अगर 2040-50 की बात करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तब क्या होगा मैं बता दूँ, ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, समुद्री जल का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र किनारे स्थित छोटे जो तटीय देश हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसमें मालदीव जैसे देशों का नाम प्रमुख है, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो उनका जो लेवल है, सी लेवल से उनकी जो एक तरीके से जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, नीचे। जब इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज आएगा तो मौसम में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा कि ड्राउट लंबे समय तक पड़ने की संभावना है। और भारत जैसा देश जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, जहाँ गेहूं और चावल की फसलें मुख्य हैं, माकूल हैं, पूरा देश जिन पर निर्भर करता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो फसलें समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जीवनदायिनी गंगा तो इस देश के 60 करोड़ लोगों का
भरण पोषण करती है वो सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा जैसे वो हमें छोड़ के चली गई। लेकिन ये सब कुछ होगा मात्र अगले 25 से 30 सालों में, अगर हम लोग नहीं चेते तो। 1.5 डिग्री सेल्सियस पे भी मैं आपको बता दूं, जापान का ओसाका और यूएसए का मायामी जैसे जो सिटीज हैं वो पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। आप एक डिफरेंस लीजिए, जब आप गर्मी के सीजन में बाहर निकलते हैं तो लू से बचने के लिए आप क्या करते हैं? अगर आप समृद्ध हैं तो अपने गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, अपने ऑफिस बिल्डिंग में एसी चालू कर लेते हैं। मिडिल क्लास का व्यक्ति कूलर चला लेता है, गरीब व्यक्ति कुछ नहीं तो पंखा चला लेगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको बाहर निकलना है, जिनको काम करना है, कोई बाइक से, कोई साइकिल से, मजदूर जो फील्ड पे काम कर रहा है, किसान जो फील्ड पे काम कर रहा है, वो गमछा लपेट लेता है, पानी में डुबो डुबो के गमछा लपेटता है जिससे लू से बच जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लू का इम्पैक्ट हमारे सीधे अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो जानलेवा हो सकता है। लेकिन अभी वो लू का जो एक तरीके से टाइमिंग है वो क्या है? मई का लास्ट, जून का महीना, यही 1.5 महीने। लेकिन आप इमेजिन करिए कि लू अप्रैल से लेकर अगर जुलाई तक चलने लगे तो क्या करेंगे? कहाँ तक बचेंगे? आज गर्मी लग रही है तो एक पंखा कूलर एसी है, आज सर्दी लग रही है तो गीजर हीटर है, आज बारिश हो रही है तो शेल्टर लेने के लिए तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम में आने वाले समय में फ्लक्चुएशन होंगे, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कोरोना पेंडेमिक जिसका इलाज पिछले 6 महीनों से नहीं मिला है, हो सकता है कई साल लग जाए, फिर भी आप क्लाइमेट चेंज की भरपाई करने के लिए आप चीज़ों को ना ढूंढ पाएँ, आप ना ऐसा कुछ कर पाएँ जिससे आप क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, अपने मुताबिक अपने अनुकूल बना सकें। प्रकृति इतनी बदल जाए तो आपके रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जैसे अर्थ में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पहले भी हुआ है, पहले भी स्पीसीज खत्म हुई हैं अर्थ पे, आज भी हो रही हैं। हम वो चाहे कौओं की बात करें या गौरैयों की बात करें, हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तेजी के साथ ही कम हो रही। डॉल्फिन्स की बात करें तो कब तक कोई स्पीसीज लड़ पाएगी? जैसे जैसे मौसम, हम इंसान हैं लेकिन कब तक हम भी लड़ पाएंगे? हमें अपने आप को बदलना होगा, और अगले 2 मिनट में मैं वो बातें करूँगा जिससे आप अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर पैसा है तो फिर रिसोर्सेज, संसाधन, भौतिक संसाधन, जिसमें कार से लेके जाने कितने फ्लैट, जाने कितनी बिल्डिंग, सब कुछ आ सकता है। लेकिन बेसिक नीड्स का भी क्या होगा जब क्लाइमेट ही आपका साथ नहीं देगा, आपके अनुकूल नहीं होगा? ये अर्थ अभी तक जिस पर जीवन संभव है इकलौती है जितना हम ब्रह्मांड को जानते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है उसकी देखभाल करना बनता है। क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने लेवल पे ग्रीनरी का वर्क तो कर ही सकते हैं। पौधे लगाने की आदत डालनी चाहिए। हर वो खाली स्थान जो आपको दिखता है आप वहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। आप ये मत सोचिए मुझे कोई देखेगा नहीं देखेगा, आप लगाइए, जब तक उसका भरण पोषण कर सकते हैं करिए। मानकों के अनुरूप गाड़ियाँ आने वाली हैं, उसको खरीदिए। कम से कम उनको जो है बहुत आवश्यक है, बहुत लंबी दूरी या जहाँ पर संसाधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ना हों तभी इस्तेमाल करिए, या फिर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी ओर जाइए। सोलर एनर्जी को हर व्यक्ति को बढ़ावा देना। जैसे मेरा मानना है गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइमरी या बेसिक है वो सोलर एनर्जी होना चाहिए। ग्रिड से होने वाली एनर्जी मिलने वाली वो दूसरे नंबर पर होनी चाहिए। कम पड़े तो ग्रिड से मिलेंगे, और ये चीज़ सबको करनी चाहिए। आप सक्षम हैं स्वयं का, अगर आपका मकान बंगला घर है तो आप सोलर पैनल लगवाइए। ये छोटे छोटे स्टेप आपको उठाने होंगे। प्लास्टिक अवॉइड करने की कोशिश करिए, ना यूज करें। जितना अच्छा है हम यूज नहीं करेंगे उतना बेहतर है। शहरों की भाग दौड़ से अपने आप को बचाइए, और वो कैसे कर सकते हैं? उस भाग दौड़ से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आपके लिए कारगर हो सकता है अगर संभव हो तो। ये सारे विषय जिस पर आप जरूर विचार करिएगा। कमेंट में आपके सुझाव आमंत्रित हैं।